हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन चैप्टर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट हम किताबों में जिस तरह लिखा होता है उसी तरह पढ़ कर जाते हैं, लेकिन वो हमारे उतना काम नहीं आ पाता एग्जाम्स में। हम सिर्फ इस तरह पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि उस पर वही बात करेंगे जिस तरह एग्ज़ाम्स का आजकल का पैटर्न है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में इसकी डेफिनेशन होगी, किसी भी स्थान, भाव, वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि नाउन का सेंटेंस में काम क्या होता है। सेंटेंस करता क्या है नाउन में, हम कैसे पहचानें कि सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन है। नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, या तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। ये दो काम है इसका, या तो वो सेंटेंस बनेगा या तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन में रखना है उसे। सेकंड, कॉमन नाउन हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक वर्ग या जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुंबई सिटी और दिल्ली सिटी या फिर कलकत्ता सिटी, तो जो अलग अलग नाम है जिन शहरों के, आपको उसे प्रॉपर नाउन में रखना है। बट सिटी वर्ड तो मैं हर सिटी के साथ लगा रही हूँ, हर सिटी के साथ लगा रही हूँ सिटी, तो सिटी एक आपको कॉमन नाउन में रखना है। सिटी कॉमन वर्ड है, ये कॉमन नाउन है। उसी तरह जैसे मैं बोलूँ कि किंग दशरथ अगर एक साथ लिखा है तो आप इसे प्रॉपर नाउन में रखोगे। बट अलग किंग और दशरथ अलग अलग है, तो किंग को आपको कॉमन नाउन में रखना है अगर डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग, और उसको आपको दशरथ वर्ड आपको प्रॉपर नाउन में रखना है, क्योंकि दशरथ एक इंसान का नाम है, एक राजा का नाम है। उसी तरह सीता, गीता, रीता, किसी भी स्थान का नाम, अयोध्या, फैज़ाबाद, प्रयागराज, सब कुछ आपको प्रॉपर नाउन में रखना है। बाकी जो इन सब में कॉमन होता है उसको आपको जातिवाचक संज्ञा फिर कॉमन नाउन में रखना है। इस विषय तो बस हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। आगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा या नाउन से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीम, ये भी ये भी कई लोगों का समूह बताने वाला वर्ड है। ये कमेटी, ये भी कई लोगों के समूह को कहते हैं। आर्मी भी कई लोगों का समूह है, बट आर्मी नौजवानों का समूह है जो देश के हमारे नौजवान होते हैं उनका समूह है। ये कमेटी, कुछ लोगों को कमेटी गठित करी जाती है, आपको पता ही है। टीम भी है। अच्छा, इससे क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे स्पेलिंग से, इसकी स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है। जैसे ये कमेटी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्शन स्पेलिंग वाला जो एरर्स आते हैं वो सबसे पहले कमेटी के क्वेश्चन में दिया रहता है, और कमेटी वर्ड के ही 3-4 स्पेलिंग 3-4 ऑप्शन में रहेगा। एक उसमें से 3 गलत रहेगा और एक ऑप्शन सही रहता है, उसमें हमें सही वाला टिक मार्क करना रहता है। कलेक्टिव नाउन से जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कमेटी की स्पेलिंग पे सबसे पहले आना है। पहले वाला क्वेश्चन इस पे बनेगा कि कमेटी की स्पेलिंग से बनता है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी मैंने आपको बता दिया कि हाँ ठीक है हम ध्यान देंगे, आगे बढ़ जाएं, ऐसे नहीं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि इस पे ध्यान देना है, तो आप तुरंत उसे पढ़िए और मुंह से तेज़ी से बोल के, इतना तेज़ बोलिए कि आपके कान उसको सुनने चाहिए। इतना तेज़ बोल के 2 से 3 बार आप उसे बोलें और फिर आगे बढ़ें, तुरंत उसे याद कर लें। जैसे COMMITTEE। इसमें फिर भी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि ऐसा रेयर ही होता है कि कोई वर्ड ही ऐसा होता है जिसमें तीन कैरेक्टर सिंगल डबल हो। जैसे COMMITTEE। एरर ऐसे भी आएगा कि लास्ट में आई करेगा या फिर सिंगल टी रहेगा। हमें बोलने में तो सही लगता है, हम वही टिक मार करके चले जाते हैं। बट इन सबसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक एक स्पेलिंग पे भी ध्यान दें। और ये हमें पता कैसे चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर पे काम करते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पे काम करना है, और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। ये दोनों चीज़ें में करनी होती है। और सेकंड कैसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये ग्रुप को डिनोट करने के लिए बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं, टिंग ग्रुप्स, सॉरी।
जैसे म्यूजिशियंस के लिए लगता है कि म्यूजिशियंस का अगर ग्रुप हो, जैसे आपने कभी सुना होगा बीटीएस के बारे में। बीटीएस उनके बारे में अगर आपने कभी सर्च किया होगा गूगल पे, तो उनके बारे में ये लिखते हैं कि म्यूजिशियंस का एक बैंड है। एक बैंड का मतलब है उनके ग्रुप को डिनोट करने के लिए, जो म्यूजिशियंस के ग्रुप को डिनोट करने के लिए अब बैंड वर्ड लगाया जाता है। इसलिए वहाँ लिखते हैं कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, एक म्यूजिशियंस का एक सातों लोगों का उनका एक बैंड है, सातों लोगों का उनका एक ग्रुप है, क्योंकि वो म्यूजिशियंस हैं इसलिए उनके लिए बैंड वर्ड यूज़ होता है। वैसे ही डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड लिखा जाता है, जैसे बोलते हैं ना कहीं भी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया है, उसी तरह डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड वर्ड यूज़ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है। ये स्पेलिंग में ये मिस्टेक हुई थी। इससे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में कभी पूछ लिया कि इनके ग्रुप को डिनोट करने के लिए कि कौन सा वर्ड लगाएं हम, ऐसे ही नहीं आता है। इस तरह भी पूछेंगे, ब्लैंक्स में बोलेगा कि जैसे पहला क्वेश्चन आया कि बोलेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया, और डायरेक्टर्स शुरुआत में डैश ऑफ डायरेक्टर्स, और आगे इंग्लिश में जो भी रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया। बोर्ड की जगह पे आपको भरना पड़ेगा बोर्ड, लेकिन बोर्ड से ही मिलता जुलता कई सारे वर्ड्स आपको उसमें कन्फ्यूज़न के लिए दे देते हैं ऑप्शंस में। या फिर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कारवां, मर्चेंट्स या फिर पिलग्रिम्स ट्रैवलर्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कारवां, इसी तरह पूछेगा। या फिर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स या फिर पहाड़ियों के लिए हम हिंदी में बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, और श्रृंखला को इंग्लिश में ज़्यादातर से हम लेते हैं सीरीज़ से हम, लेकिन ये भूल जाते हैं कि माउंटेन्स के लिए पर्वतों की श्रृंखला के लिए हमें चेन या फिर रेंज वर्ड यूज़ करना है। ये आप ये ध्यान लें कि इसमें दिख रहा है ना, हाँ, पीपल्स के लिए हम क्राउड यूज़ करते हैं, और एक ये भी कहाँ गया, क्लास या कोर्स उनके लिए, हाँ, लेक्चर्स की सीरीज़ के लिए या लेक्चर्स के लिए हम सीरीज़ यूज़ करते हैं। लेक्चर कई सारे लेक्चर्स एक के बाद आते हैं ना, उनके लिए सीरीज़ वर्ड यूज़ होता है, या तो कोर्स। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये सब इजी लगेगा, बट हमें नहीं पता, हम पढ़े नहीं होते क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो हम केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में जो भी दिया रहता है हम उतना रट कर जाते हैं। पूरी एसपी बख्शी मैंने रट डाली थी, बट मुझे वो ये वर्ड दिखा नहीं था। एक दिन मैं मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही थी शायद, उसमें ही था ये वर्ड। ये इसमें तो दिया है वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, बट वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ था कि गर्ल्स, वुमेन्स या फिर ऑप्शंस के ग्रुप को डिनोट करने के लिए कौन सा वर्ड सही होगा, और आगे BEY इसे जो भी प्लान्स करते होंगे वो इसका सही वो था, लेकिन मैं तो उसे याद कर रही थी तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन इसकी मीनिंग ही मुझे नहीं पता थी। बाद में पता चला कि ये यही है। समझ के आपको याद करने के लिए बस 2-3 बार इसको देखना है, आपको ये याद हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा, इससे 1-2 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उसे ध्यान से देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन ज़्यादातर इनके साथ ये सिंगुलर में ही यूज़ होता है। ये इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब इनमें मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोला कि ये कलेक्टिव नाउन के जितने भी वर्ड्स हैं उनका प्रयोग एज अ प्लूरल सिंगुलर यूज़ होता है, बट प्लूरल भी यूज़ किया जाता है, ऐसे रट के नहीं जाना है। प्लूरल भी यूज़ किया जाता है, बट कब, उसे ध्यान से देखते हैं। आवर टीम इज़ द बेस्ट, हम केवल एक टीम की बात कर रहे हैं ना कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, इसलिए टीम के साथ इज़ लगेगा। लेकिन जब मैं एक इंसान की बात करूँ, टीम के अंदर के जितने भी इंसान हैं उनकी प्लेयर्स की बात करूँ, तब लगेगा आर। उस रूल का यही मतलब है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यहाँ हम टीम के एक प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम एक टीम का एक मेंबर अपने यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहा है। उस टाइम जब हम मतभेद दर्शाएं या फिर एक मेंबर की बात करें तब इसमें आर लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ड यूज़ होगा। सेकंड एग्जांपल पे देख ही लेते हैं मतभेद मतलब क्या है। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, कैप्टनशिप के मामले में टीम में मतभेद है कि उनका हर इंसान का अलग अलग मत है कि इन्हें कैप्टनशिप देनी चाहिए, उन्हें कैप्टनशिप देनी चाहिए, इसलिए टीम वर्ड के साथ आर वर्ड यूज़ हुआ है। प्लूरल वर्ड जहाँ मतभेद दर्शाया जाए फिर एक मेंबर की बात हो, वहाँ पे एज अ प्लूरल आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको कलेक्टिव नाउन के साथ एज सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है।
अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। हिंदी में कहते हैं इसे पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द या संज्ञा जिनसे ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिनसे दूसरी वस्तुएं बनती हैं। मतलब जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड, गोल्ड, इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं। काउंटेबल नहीं होते, जहाँ भी आपको दिखे ऐसे कैसे पहचाने, ये काउंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें मापा या तौला जाता है। इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है और इनके साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगता। ये कभी भी एज अ सब्जेक्ट जब भी यूज होंगे तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे नाउन जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि उससे और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे सिल्वर से आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना, जैसे कि निकला हार हुआ या फिर और कोई भी आभूषण हुआ चांदी का, आप उससे बनाते हो। आयरन मतलब लोहे से भी बनी हुई चीज़ें बनाते हो, तो वो किसी और नाउन में रखोगे आप, बट जब तक वो एक मटेरियल है, वो आयरन वर्ड आपको मटेरियल नाउन में ही रखना है। वुड भी यानी कि लकड़ी भी एक मटेरियल है। अच्छा, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये तो हमें समझ में आता है एक मटेरियल है, एक मेटल है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन अगर वुड आपको कहीं भी दिखेगा तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इस तरह के वर्ड आप याद कर सकते हो कि इनको हमें मटेरियल नाउन में रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। सोने का हार, ये हार सोने का बना हुआ है। अच्छा, इसमें द नेकलेस आपको कहाँ रखना है, आप खुद से पूछें। नेकलेस एक ज्वेलरी है, ज्वेलरी का नाम है ना, तो इसे हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलती कि द ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी वर्ड हमें कॉमन नाउन में रखना होता। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी तो हम किसी भी ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हार के लिए भी, पायल के लिए, एंकलेट या पायल के लिए भी, बैंगल्स या चूड़ियों के लिए भी। तो ज्वेलरी वर्ड आपको कॉमन नाउन में रखना है, बट नेकलेस एक ज्वेलरी का नाम है, तो आपको प्रॉपर नाउन में रखना है। मेड ऑफ एक वर्ब हो गया, और गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। ओके। और दूसरी चीज़ क्या लिखी थी, हाँ, इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता ना। अगर मैं यहाँ होता कि गोल्ड से एग्जांपल, गोल्ड इज, जैसे अगर मैं लिखती कि गोल्ड इज प्योरेस्ट मेटल, जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना, जब तक हमें नहीं पता होता तब तक हम यही सोचते हैं कि किसी भी शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में ज़्यादातर द ही हम देखे होते हैं, लगा होता है, इसलिए हम लगाएंगे द गोल्ड इज प्योरेस्ट मेटल। आपको एरर्स भी ऐसे ही आएगा, द गोल्ड इज प्योरेस्ट मेटल। आपको ये याद रखना है कि कभी भी मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगता। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यही ज़्यादा दिक्कत होती है हमें समझने में। यह ऐसे गुण भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। फ्रेंड्स के टेट पेपर में आया था क्वेश्चन, पैसेज दिया होता है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं ना। या तो कभी टाइटल पूछ लिया होता है उस पूरी पैसेज का, या फिर कोई डिफिकल्ट सा वर्ड होता है उसकी वर्ड मीनिंग पूछ लेता है, या फिर जेंडर पूछ लेता है किसी वर्ड का। इसमें पूछा हुआ था स्ट्रेंथ वर्ड कौन से नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। बट उस सॉल्व पेपर था, मैं डाउनलोड करके पढ़ रही थी, PDF था, उसमें कलेक्टिव नाउन पे उन्होंने लगाया हुआ था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। कलेक्टिव ऐसे ही आप जान सकते हो, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना होता है ना किसी चीज़ को, तो वहाँ इकट्ठा करने से मतलब समूह से ही हो गया समझो। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कलेक्टिव नाउन तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो था स्ट्रेंथ वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान से देख सकते हो, आप इसे सही कर लेना। सबसे पहले गुण पे आते हैं। गुण मतलब ऑनेस्टी या फिर ब्रेवरी। जैसे अगर मैं बोलूँ, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहाँ गुण लिखा है तो क्वालिटी बता रहा है। हाँ बिल्कुल, गुण बताने वाला काम एडजेक्टिव करता है, कोई ऐसा वर्ड, लेकिन गुण बताने का काम अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन करे, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आप रखोगे। आप कैसे समझेंगे आप इसे? जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये गुण है ना इंसान का। किसी के अंदर कोई बहादुर होता है तो हम किसी की बहादुरी की तारीफ करते हैं, उसके बहादुर होने की। लेकिन जब मैं बोलूँ शी इज़ ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट वर्ड वहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी में अब ऑनेस्ट में वाई लगा हुआ है, ऑनेस्टी हो गया है, ये ऑनेस्टी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत पहचानने में दिक्कत होती है। ऑनेस्ट कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ऑनेस्टी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कैसे जानोगे? जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट वर्ड शी की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसकी ऑनेस्टी की बदौलत आज उसने एक प्राइज़ जीता स्कूल में, तो ये उसके अंदर जो गुण है, उस गुण का नाम ऑनेस्टी है, कि वो ईमानदार है।
अगर मैं बोलूँ वह ईमानदार है, तो ईमानदार उसके ईमानदार होने का के बारे में बता रहा है। शी इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्टी सी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। बट अगर मैं बोलूँ कि उसकी ईमानदारी की वजह से उसे आज प्राइज़ मिला स्कूल में, तो उसके अंदर जो गुण है शी के अंदर, वो गुण का नाम ईमानदारी है। ओके, जैसे अभी आप नाउन में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी स्थान भाव गुण किसी स्थान भाव वस्तु या गुण को डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है उसे आप नाउन कहते हो। तो उस ये जो ऑनेस्टी वर्ड है उसके ऑनेस्ट होने को दर्शा रहा है ना कि ऑनेस्टी की वजह से उसने आज स्कूल में प्राइज जीता। उसके गुण का नाम ऑनेस्टी है और शी इज़ ऑनेस्ट, ये शी की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट वर्ड। अब इसके बीच में डिफरेंस समझो आपको अगर मैं बोलूँ शी इज़ ब्रेव, वह ये ब्रेव वर्ड सी की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसके बहादुरी की वजह से आज उसने एक लड़की की जान बचाई। कौन सी किस वजह से? बहादुरी की गुण की वजह से। कौन से गुण की वजह से? बहादुरी के गुण की वजह से। हाँ, उसके अंदर एक ये गुण था कि वो बहादुर थी, जिस वजह से उसने उस लड़की की जान बचाई। उसके अंदर एक क्वालिटी है कि उस क्वालिटी का नाम ब्रेवरी है। ओके, आप इस तरह से समझ सकते हो, ब्रेव और ब्रेवरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा वर्ड नाउन में आपको रखना है। तो दूसरी चीज़ आते हैं क्रिया कौन सी हो सकती है? हेटर, लाफ्टर। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे लाफ्टर मतलब क्या, कैसे हो सकता है? लाफ मतलब तो होता है हंसना, और हंसना तो क्रिया है। बट ये ध्यान दो ना आप कि ये लाफ्टर है, लाफ और लाफ्टर में अंतर है। अगर मैं बोलूँ कि वो हंस रही है तो हंसने का काम कर रही है, हंस रही है कि मतलब वो एक हंस रही है, वो क्रिया है। बट अगर मैं बोलूँ कि उस बच्चे की हंसी बहुत अच्छी है, क्या अच्छी है? हंसी अच्छी है, तो हंसी एक नाउन है। उसकी हंसी अच्छी है, या फिर उसके नफ़रत की वजह से उसने अपने आप को अंदर ही अंदर ख़त्म कर लिया। किस वजह से? नफ़रत की वजह से। तो हेटेड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी, यूथ या फिर डेथ, ये सारे वर्ड्स एक अवस्था को दर्शा रहे हैं। पॉवर्टी कैसा दर्शा रहा है? अगर मैं बोलूँ कि उसकी गरीबी अवस्था में, या फिर जब वो गरीब था उस समय, जिस समय वो गरीब था उस स्टेज को दर्शा रहा है ना ये गरीब वर्ड, उस पॉवर्टी वर्ड। या फिर यूथ स्टेज, ऐसे हम बोलते भी यूथ स्टेज में ऐसे बोलते हैं। ये दोनों ही वर्ड्स एक स्टेट को दर्शा रहा है। उसी तरह स्ट्रेंथ वर्ड है, यही वर्ड था जो एग्ज़ाम में आया था आपके टेट वालों के। स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? आप खुद देखो ना, प्रॉपर नहीं हो सकता, कॉमन बिल्कुल नहीं हो सकता, कलेक्टिव मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो बचा। तो स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक रूल है कि हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ भी आपको देखेंगे हमेशा सिंगुलर में, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, पीपल हो गया कलेक्टिव नाउन, रिस्पेक्ट मेन वर्ब, हिज सिंसियरिटी ये प्रॉपर नाउन है, सॉरी ये एडजेक्टिव है। ये हिज वर्ड यहाँ हिज सिंसियरिटी, उसकी सिंसियरिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हिज वर्ड यहाँ एडजेक्टिव काम कर रहा है। सिंसियरिटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। ये नाउन वैसे नाइन्थ या 10th से शायद पढ़ाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनके बांटने का आधार ये है, जिनको आप गिन सकते हो उन नाउन को, क्योंकि इन सारे पांचों में जितना भी इस पूरी धरती पे नाउन है इन पांचों में ही कवर नहीं हो जाते। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, इन सब में नहीं रख सकते। तो इनके बांटने का आधार ये है कि इनको काउंटिंग के आधार पर बांटा गया है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी आप गणना कर सकते हो या फिर गिन सकते हो आप। अनकाउंटेबल मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिन्हें आप गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन के बारे में कुछ रूल्स दिए हैं, उसे आप ध्यान से देख लें। काउंटेबल नाउन जहाँ भी आएंगे उनके साथ अगर वो सिंगुलर हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर वो प्लूरल हैं, वो प्लूरल नाउन है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। और उनके साथ एडजेक्टिव कैसे यूज़ होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ,
ये सारे एडजेक्टिव हैं। अच्छा, ये भी आप ध्यान दे ले, जैसे मैंने लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है। इज ब्रेव, वो ब्रेव, या फिर वो काली है, या फिर कोई मोटा है, लंबा है, ऐसे ही वर्ड्स नहीं होते एडजेक्टिव। ये सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। इन सब के बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है।